So hi kids, welcome to Vedantu NEET Made Easy. I am your master teacher Ambika Sharma. So जैसा हमने कहा है कि 6 दिन में हमने बॉटनी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो नीट के लिए जरूरी है उसके PYQ सॉल्व करने हैं 10 साल के. सो आज हम लोग करने वाले हैं किसके क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. एंड हमें पता है बच्चे की जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से भी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी, राइट. कम से कम 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आने हो, 40 नंबर का लेके चलो, ठीक है. सो सॉल्व करते हैं PYQ से नीट 2020 का, राइट. 2020 का. बोलोगे मैम 21 के क्वेश्चन क्यों नहीं डाले, काफी रीसेंट है, कोई बात नहीं, वो भी अलग से कर लेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एक दिन. सो नीट 2020 का क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट. सो अगर तुम लोगों को याद है, ये जब मैंने करवाया था तब भी ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि कितने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को मेंडल जी ने सेलेक्ट किया था. प्लांट्स पूछे, कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जिन्हें पेयर की तरह कंसिडर किया गया था, पेयर नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा 14, क्योंकि हम तो नॉर्मली लिखते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही सेलेक्टेड, मतलब पेयर्स में प्लांट्स को सेलेक्ट किया. जब पेयर्स की बात की तब 7 है, वरना कितने हैं 14. यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है. चलिए अगला. सो इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया, राइट, जीन, द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज. देखो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस तुम्हें अच्छे से फोकस करना है. टाइम लो अपना, फटाफट सोचो क्या होगा इसका आंसर, राइट. चैट बॉक्स में लिखते भी जाना, ऐसा नहीं है. देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, स्पीड अप कर लो, जल्दी से करो, अपने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट. लेकिन इससे तुम्हारा टाइम भी बच रहा है और तुम्हारी तैयारी भी हो रही है. सो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया जीन which percentage of the progeny will be diseased? Is it 25, 100, 50 और 75%? Yes बच्चों, आई होप आपने अभी तक क्रॉस बना लिया होगा. इट्स 25%. देखो हेट्रोजाइगस बोला है और सिकल सेल अनीमिया बोला है. अब यहां से हमको क्या क्या चीजें समझनी है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिकल सेल अनीमिया को भी, फिर साथ में करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व. सिकल सेल अनीमिया हमको पता है एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है. यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. सो हमने उस क्वेश्चन को भी एक PYQ के साथ दूसरे क्वेश्चन को फ्री में सॉल्व कर लिया. सो ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है सिकल सेल अनीमिया. अब हमें पता है जो हमारे हीमोग्लोबिन जी महाराज हैं, पता है. सो फटाफट इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते जाना. चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना. सो सिकल सेल अनीमिया, हीमोग्लोबिन की हम लोग बात कर रहे हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट RBC में प्रेजेंट है. ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, हीम इज द पिगमेंट पार्ट एंड इट्स अ क्वाटर्नरी प्रोटीन. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, 2 अल्फा 2 बीटा. हीम इज द पिगमेंट पार्ट. बीच में आ गया तुम्हारा आयरन, आयरन आ गया तुम्हारा फेरस. यही कंसिडर करते हैं हम लोग. हमें पता है कि एक चेन, एक ये जो हीम पार्ट है आयरन है, O2 को उठाएगा. सो एक हीमोग्लोबिन जो पूरी तरह से सैचुरेटेड है, सो 4 O2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. दिस इज व्हाट वी नो बेसिकली, एंड वी नो दैट दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से बनी है. अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड बोल दिया. सो जो हमारी, क्योंकि 2 अल्फा चेन्स है हमारे पास, 2 बीटा चेन्स है हमारे पास. सो जो हमारी बीटा चेन है, ये ध्यान देना सिकल सेल अनीमिया के केस में क्रॉस पेयर आएंगे, पहले इसको कर लेते हैं. सो ये जो हमारी बीटा चेन है, इसमें 6th पोजीशन पर 1 2 3 4th 5th 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कौन सा है, पूरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं PYQ के साथ, ध्यान से देखना. सो अमीनो एसिड कौन सा है, गुड विलन इज द ट्रिक. गुड विलन ग्लूटामिक एसिड है, राइट. ग्लूटामिक एसिड, ट्रिपलेट बेस कोडोन क्या है इसका, GAG. जो छठा अमीनो एसिड है, म्यूटेशन हो गई, उसकी जगह पर कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा, उसकी जगह पर आ जाता है वेलिन, जो कभी कभी इनिशिएटर का भी काम करता है. सो मैं इसको ऐसे ही याद रखती हूँ, गैग बन गया गुग, राइट. बस ये ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया. सो जब गैग था तो ये ग्लूटामिक एसिड था, जब ये गुग हुआ
तो ये वेलिन हो गया। सो गैग बन गया बच्चों गोग। गैग क्या बन गया? गोग। पॉइंट म्यूटेशन हुई एक ही जगह यू, और हमारा हीमोग्लोबिन भी चेंज हो गया। हमारा आरबीसी सिकल शेल बन गया, राइट, सिकल शेप्ड बन गया। अब आ जाओ यहां पर, क्रॉस दे रखा है, हेट्रोजाइगस बोला है क्योंकि ये कोडोमिनेंस दिखाता है। जैसे मान लो HBA HBS, एक पेरेंट, राइट, मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस है, HBA HBS। बना लो पन्नेट स्क्वायर। गैमीट्स को हमने अलग करके लिखना है, हमें पता है क्योंकि दोनों हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस है। लिख लो ऐसे, बना लिया ना पन्नेट स्क्वायर, इजी है ये। सो ये हो गया HBA HBA, दोनों नॉर्मल हीमोग्लोबिन। यहाँ पे HBA HBS, यहाँ पे HBA HBS, यहाँ पे HBS HBS। क्वेश्चन क्या था कि बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड? ये लो 25%, राइट, 25%। 25% बिल्कुल नॉर्मल, तुम्हारे 50% कोडोमिनेंस दिखा रहे, HBA HBS दोनों साथ में है, राइट, वो अलील। लेकिन भाई डिजीज आ गया, मतलब ये एक तरह से, हाँ, डिजीज की जब बात की तो HBS HBS बचा हमारा 25%, दैट इज व्हाई हियर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, among the following characteristics which one was not considered by Mendel, right, in his experiment on P? बहुत इजी है ये, आई रियली डोंट थिंक कि हमें ज्यादा सोचना भी है। ट्राइकोम्स का कंसेप्ट तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया था, दैट्स ऑल। सीड की शेप, सीड की शेप, सीड का कलर, पॉड की शेप, पॉड का कलर किया था डिस्कस, यहाँ पे लिखते हैं। चलो स्टेम की हाइट, राइट, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, तीन हो गए अपने पास। सीड की शेप, राउंड है या रिंकल्ड है। सीड का कलर, ओहो, सीड को शीप कर दिया मैडम ने, कोई बात नहीं, देखना। सीड की शेप, सीड का कलर, कितने हो गए अपने पास? 2 3 4 5। पॉड की शेप, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड, और फिर क्या आ गया? कलर आ गया। चलिए, सो द नेक्स्ट, कितने टाइम तक मेंडल जी ने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल तक। किस पर किया? पी प्लांट पर किया। लकी भी थे जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, और 1856 से 1863 तक किया। सो ये चैप्टर जितना हमें डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं, बहुत इजी है। फोकस करते चलो, आंसर करते चलो, बहुत इजी है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पे हमारी कमांड बन जाएगी। चलो बच्चों, सो इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, मेंडल डिड नॉट यूज, क्या यूज नहीं किया हमारे मेंडल भाई साहब ने? क्या सीड की शेप को यूज किया था, फ्लावर की पोजीशन को, सीड की कलर को, पॉड की लेंथ को? वेरी इजी। एक क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस किया 2017 में, 15 में भी वैसा ही आया था। अपने आप देख लो PYQ की इंपॉर्टेंस, वी नो द करेक्ट आंसर। चलिए, सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड? अभी रिसेंट क्वेश्चन 14 प्लांट्स बोले थे, यहां पेयर पूछा है, द आंसर विल बी 7 पेयर्स। 7 जोड़ों में थे तो टोटल 14 कैरेक्टर्स, 14 ट्रेट्स। So identify the wrong statement with reference to the gene I that used to control the ABO blood group. So it's a NEET 2020 question. क्या होगा? The gene I has 3 alleles. A person will have only 2 of the 3 alleles. When IA, IB are represent together, they express same type of sugar. Allele I does not produce any sugar. Wrong statement बताना है हमने. Yes. इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। द सी, कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है? हमें पता है एबीओ ब्लड ग्रुप, जीन है आई, उसके 3 अलील एबीओ, तभी तो ये एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म का। दैट इज व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। प्लस उसके साथ साथ एबी ब्लड ग्रुप साथ में शो होता है, कोडोमिनेंस दिखाता है ए और बी ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल, आरबीसी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। सो जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है,
साथ में तो दोनों दिखाएंगे एक दूसरे को, लेकिन जब दोनों सेम टाइप का शुगर नहीं, दोनों डिफरेंट टाइप का शुगर दिखाएंगे लेकिन कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट, ये बात, ये क्या चीज थी अब, है ना, कि अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। तुमने तो यहाँ पे 3 एलील पढ़ा है, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए यहाँ पे कर जाओगे गड़बड़। भाई पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, जब भी तुम मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलेलिज्म की बात करते हो, तुम देखते हो कि वो जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट, वो पूरी पॉपुलेशन में उसके कितने एलील हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में उसके कितने एलील हैं, उसके बेसिस पे हमने मल्टीपल एलेलिज्म कहा। अब पॉपुलेशन में 3 एलील है ब्लड ग्रुप के, लेकिन भाई अगर एक इंडिविजुअल की बात करोगे तो एक क्रोमोसोम मम्मी से, एक क्रोमोसोम पापा से आया। सो एक एलील मम्मी ने दिया ब्लड ग्रुप का, दूसरा पापा ने दिया। सो यहाँ पे आ गया कौन सा, बी सही है, सी गलत है। दैट्स ऑल। कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। सो एंटीरेनम तुम्हारा स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर को क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर से, F1 जनरेशन में सबके सब पिंक हैं, और when pink flowers were self, the F2 generation is having white, red and pink. Choose the incorrect statement. Yes, choose the incorrect statement. बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फटाफट पढ़ ली स्टेटमेंट। यस, आपस में बातचीत मत करते रहना, आंसर करते रहना भाई। बेशक रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन हमने क्या करना है, आंसर भी करना है भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको पता है यूनिवर्सल है, नॉन डिसजंक्शन हो गया तब दिक्कत होने वाली है, राइट, नॉन डिसजंक्शन हो गया। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये तो लॉ यूनिवर्सल है, तो ये हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वो तो अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है। वो तो ये कहता है कि हर एक गैमीट विल बी प्योर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट विल हैव every gamete will have only one allele for a particular character. This is what we study, right? अब यहाँ पे क्या चीज आ गई कि this experiment does not follow the principle of dominance, definitely, क्योंकि हमें पता है ये एंटीरेहनम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक 1 white, 1:2:1। सो ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हुआ। F1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से रेशियो मैंने तुम्हें बता ही दी। सो जाहिर सी बात है ये हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स प्रोसीड। सो द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड and wife are IA, IB and this. So among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? जल्दी 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 जल्दी। यस, क्विकली सॉल्व करो जल्दी। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या बता रखा है, वाइफ, रुको, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड जी का AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, वाइफ का हेट्रोजाइगस A ब्लड ग्रुप। तो पूछा है कि कितने, ये लो, ज्यादा नहीं तो क्रॉस बना लो। डेफिनेट सी बात है, A के आने के चांसेस भी हैं, B के आने के चांसेस भी है, O ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि O ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगा, है ना बच्चों, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन तो आने के से रही। सो होमोजाइगस A के चांसेस हैं, तुम्हारे AB के चांसेस हैं, तुम्हारे हेट्रोजाइगस A के चांसेस हैं, तुम्हारे हेट्रोजाइगस B के चांसेस हैं, राइट। सो फिनोटाइप तो हमारे पास हो गए, एक हो गया A, दूसरा हो गया AB, तीसरा हो गया A, चौथा है, मतलब अगर फिनोटाइप की बात करूं A, B और AB, कितने फिनोटाइप्स आए मेरे पास, 3 फिनोटाइप्स। जीरोटाइप्स की बात करूं, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस फॉर B और AB। सो 4 जीनोटाइप है, 3 फिनोटाइप है। So this is the correct answer. Very easy it is. So the next question here, a tall
true breeding. A garden pea plant is crossed with a dwarf. True breeding. True breeding समझते हो? Pure lines. सेल्फिंग, एफ प्लांट्स की सेल्फिंग की बच्चे, ये सबसे इजी है, इसमें मुझे नहीं लगता तुमको टेंशन होगी। हाँ जी, पता है हमें करेक्ट आंसर जी 1 to 1, क्योंकि पूछा क्या है? जीनोटाइप 1:2:1. 1 will be homozygous tall, 2 will be heterozygous tall, 1 will be homozygous recessive. So 1 to 1 गड़बड़ नहीं करनी है, एक टॉल होमोजाइगस है, 2 हैं हेट्रोजाइगस, सो ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, नीट 2015 का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर। सो एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, both alleles independently expressed in the heterozygote, one allele dominant on the other, alleles tightly linked on the same chromosome. What should be the correct answer? एक जीन जो कोडोमिनेंस दिखा रहा है, बहुत अच्छे, बहुत इजी, देखा जेनेटिक्स से कितना इजी आता है। both the alleles independently expressed in the heterozygotes. ए और बी का ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, कैटल के कलर का हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फाइन, कोडोमिनेंस, हम साथ साथ हैं। चलिए, सो alleles आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, हेट्रोजाइगोट, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगोट्स। अगेन द इजीएस्ट क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जेनेटिक्स से, इट इज द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। हमें पता है alleles आर द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। अगर हाइट एक कैरेक्टर है, उसको जीन ने कंट्रोल किया, सो वो जो ट्रेट है, वो जो कैरेक्टर के वेरिएंट्स है, जैसे कि तुम्हारा टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये तो allele ने कंट्रोल किया, राइट मेरा बच्चा। सो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन जो कैसे बनेगी, थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस होती रहेंगी, राइट। मल्टीपल alleles भी तो ऐसे ही बने। चलिए नेक्स्ट, सो मल्टीपल alleles आर प्रेजेंट एट द सेम लॉकस ऑफ द क्रोमोसोम, on non-sister chromatids, on different chromosomes, at different loci on the same chromosome. Yes, quick. So it is at the same locus of the chromosome, right? Multiple alleles. भाई अगर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक मम्मी जी का, एक पापा जी का, अगर यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप का अलील है, दूसरा भी तो यहाँ पर होगा। सो एट द सेम लॉकस ऑफ द क्रोमोसोम मल्टीपल एलील्स विल बी प्रेजेंट। So a man with blood group A, marriage of women with blood group B, what are all the possible blood groups of their offspring? देखो, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें जो एक चीज समझनी है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप बी। ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, इजंट इट? होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी, क्योंकि ऐसी कंडीशन तो हमें बताई नहीं है। बी ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। सो पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूं तो मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि मान लो फादर का ये ब्लड ग्रुप था, मदर का ये ब्लड ग्रुप था, तो ए बी और यहाँ पर ओ कोई भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ उन्होंने पॉसिबिलिटी तो बनाई नहीं। सो दैट इज व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन, व्हिच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन व्हिच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रही है भाई, दोनों पेरेंट से। जैसे मेरे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया मैंने, ए बी का, पापा का अगर ए था, मम्मी का ए था, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैंने बोला लो मैं खुश हूं, मैं दोनों के अलील को रिप्रेजेंट करूंगी, मैं तुमको कोडोमिनेंस शो करूंगी। समझ में आई? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसीड। चलो, सो F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1, so it represents a case of। So F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस शो कर रहा है दोनों रेशियो सेम। सो ये हमने कहाँ किया, मुझे पता है, मेरे बच्चों ने जिन्होंने क्लासेस लगाई है उन्हें अच्छे से पता है, 1:2:1, 1:2:1। क्या है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चाहे यहां पर कोडोमिनेंस भी होता तब भी यही करेक्ट आंसर होता, right? Because in the codominance also and in the incomplete dominance also,
phenotypic and genotypic ratio is same, that is 1:2:1. So a test cross is carried out to AIPMT का क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर करना, राइट? जल्दी से फटाफट। ये तो देख लो तुम्हारा कितना पुराना क्वेश्चन आ गया। टेस्ट क्रॉस क्यों कैरी किया जाता है? बहुत इजी है, यस, टू डिटरमिन द अननोन जीनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, हमें अननोन जीनोटाइप निकालना है। याद है जो एग्जांपल मैं तुम्हें हमेशा देती हूँ कि मैंने इस प्लांट को देखा, मैंने बोला अच्छा जी ये तो अच्छा खासा लंबा लंबा सा प्लांट है, मतलब टॉल है। सो अगर ये टॉल है, राइट, फिनोटाइप तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन मुझे जीनोटाइप निकालना है। तो मुझे पता है दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और ये कैपिटल टी भी हो सकता है, इजंट इट? दोनों पॉसिबिलिटीज है, होमोजाइगस टॉल भी, हेट्रोजाइगस टॉल भी। सो टेस्ट क्रॉस यूज किया जाता है अननोन जीनोटाइप को निकालने के लिए, जिसमें हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करना है। दिस कंडीशन इज फिक्स्ड। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कर लो याद, पेपर में क्वेश्चन यहां से आने वाला है, राइट? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी करवाओ क्रॉस, क्योंकि फिनोटाइप तो विजिबल है, जीनोटाइप निकाल लेंगे, रेशियोज चेक कर लेंगे। सो मैंने रेशियोज चेक की, मैंने बना लिया पन्नेट स्क्वायर। मैंने देखा ऑल टॉल भी पॉसिबल, अगर मेरी पॉसिबिलिटी ये थी ऑल टॉल, तो मैं कहूंगी अननोन जीनोटाइप इज अ होमोजाइगस। देखना टॉल को मैंने टेल लिखा है, वाह बेटा, इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर मेरी पॉसिबिलिटी है 1:1, राइट, तब मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो अननोन जीनोटाइप है दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यही चीज तो हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता और ये कंडीशन होती हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हमारा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तब रेशियो हो जाती 1:1:1:1। लिंकेज होता तो टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो जाती डायहाइब्रिड क्रॉस की 1:1। रिवीजन करते चलो, जागते चलो। सो जीनोटाइप निकाला है हमने F2 प्लांट का। सो ये देखो एक और क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस से, यस एवरीवन। सो इट इन प्लांट्स, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग, यस, in between two genotypes with recessive trait, between two F1 with double recessive genotype, between two genotype। अभी किया, सो हमें इजीली आंसर पता है, इट्स C। अभी डिस्कस किया, चलिए। सो फिर से ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आ गया। AI blood grouping in humans are controlled by the gene I. It is having 3 alleles. These are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many genotypes? Phenotypes can occur, okay? Since there are 3 different alleles, देखो मल्टीपल एलिज्म में ना ये फॉर्मूला है, किसके लिए? नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो लिख लो। N इज द नंबर ऑफ अलील, N इज द नंबर ऑफ अलील। हमें पता है ब्लड ग्रुप में 3 अलील है, तो हमारा क्या हो गया 6 जीनोटाइप हो गए। अब ये पूछ रहा है फिनोटाइप कितने हैं, तो हमें फिनोटाइप तो पता ही है अच्छे से। ये तो अगर तुम नॉर्मली भी क्वेश्चन पढ़ते तुम बता देते A B और O, we know them। चलिए, सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का किसने दिया था? एज सच एनसीईआरटी की लाइन है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज की है उसने फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया होगा कि इसका आंसर है मॉर्गन, जिसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ड्रोसोफिला पे काम किया, लिंकेज के बारे में बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज भी दे डाली। सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। The frequency of recombination between genes present on the same chromosome as a measure of distance. Again, direct NCERT. Direct NCERT. The frequency of recombination between genes present on the same chromosome as a measure of distance between genes was explained by, yes,
यस ऑफ कोर्स, एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, राइट। कौन है ये? एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट है। किसके? मॉर्गन के स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? तो इन्होंने ही तो बताया, इन्होंने ही तो ये चीज यूज की कि रिकॉम्बिनेशन, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी को जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे हमें पता है जब एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है, वी ऑल्सो कॉल देम एज लिंक्ड जीन्स, दे आर फॉर्मिंग वन। हाँ, दो होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम के जीन्स, लिंकेज ग्रुप भी एक बना रहे हैं, लिंक्ड जीन्स। अब हमें पता है जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतना कम लिंकेज, वी नो अबाउट इट। सो हमें पता है कि अगर ये मेरा एक क्रोमोसोम है, राइट, यहां पर मेरे पास एक जीन है, एक जीन है बी, दोनों के बीच रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 10% है, तो मैं बोलूंगी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन। 10 सेंटीमॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज 1 सेंटीमॉर्गन, मतलब 1 मैप यूनिट। सेंटीमॉर्गन भी यूज करते हैं, मैप यूनिट भी यूज करते हैं। दोनों के बीच का अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमॉर्गन। सो हमें डिस्टेंस भी पता लग गया, राइट। और हमेशा याद रखना, डायरेक्टली नल एंड वॉइड करना अगर कहीं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा दे रखी हो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 50%, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 50%, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 50%। सो एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने बताया था। So a mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another. So यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट है वो तो लिंकेज ग्रुप का है। आंसर करो। एक लिंकेज ग्रुप से ही दूसरे में चला गया। लिंकेज ग्रुप समझते हो? ह्यूमन फीमेल्स नहीं समझते हो तो रिकॉर्ड जो सेशन मैंने दिया है इस पे, राइट, लाइव सेशन, उसका वीडियो चेक करना। ह्यूमन फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप है, ह्यूमन मेल में 24 लिंकेज ग्रुप है। ये इंफॉर्मेशन जनहित में जारी, लिख लेना बच्चों, इसको भी लिख लेना। 23 लिंकेज ग्रुप और 24 लिंकेज ग्रुप। अब ये है मेरे पास होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मम्मी पापा वाले। अब देखो, अब यहाँ पे भी अगर मान लो मेरा आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी तो सामने आई कलर का ही जीन होगा, मतलब यहाँ पे आई कलर का अलील है तो यहाँ पे भी होगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे हेयर कलर का अलील है तो यहाँ पे भी हेयर कलर का ही अलील होगा। जाहिर सी बात है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो जब ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों ने साथ में एक लिंकेज ग्रुप बनाया, दोनों ने साथ में एक लिंकेज ग्रुप बनाया। इंफॉर्मेशन तो मुझे वही सेम मिली, चाहे इसको पकड़ लो चाहे उसको, पता तो यही लगेगा कौन कौन से जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, राइट। अब मेल्स के केस में, ह्यूमन फीमेल्स मेल्स के केस में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है अलग, वाई बेचारा छुटकू सा हॉलेंड्रिक, जीन्स भी अलग है, तो अलग अलग लिंकेज ग्रुप हो गए। इसीलिए ह्यूमन मेल में है 24, फीमेल में है 23। और अगर एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे पे जाना है, टाटा बाय बाय करना है, तो ये क्या होने वाली है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बहुत सारी बीमारियां, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्या है ये? CML याद करना जरा, ये भी ट्रांसलोकेशन का रिजल्ट है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सो अगला, द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय, इजीएस्ट क्वेश्चन, यस, टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी की दी हुई कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़नी है। मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। लेकिन सबसे पहले लिंकेज ना वेटसन और पन्नेट ने रिपोर्ट किया था। वो किस पे काम कर रहे थे बच्चे? वाइल्ड पी पर, लेथाइरस ओडोरेटस पर, उसके पॉलन ग्रेन्स का, और पॉलन ग्रेन्स का देख रहे थे उसके कलर और लेंथ के बेसिस पे। तो उन्होंने देखा था कि जो एक्सपेक्टेड रेशियो थी 1:1:1 किसकी किसकी लिंकेज की, वो नहीं आई, 7:1:1:7 आई। तो रिपोर्ट सबसे पहले कहीं ना कहीं उसने किया था, राइट, वेटसन और पनेट ने। चलिए अगला, फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी फेमस एग्जांपल इट इज,
यस बच्चे, फ्रूट कलर इन स्क्वैश, is it the example of recessive epistasis, dominant epistasis, complementary genes, inhibitory genes? What should be the correct answer? Yes, fruit color in squash, it is the example of dominant epistasis. क्या है epistasis? गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, राइट एक एग्जाम्पल है नॉन अलीलिक इनहेरिटेंस का. कौन? एपिस्टेसिस. नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है. गुंडागर्दी है, एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा अपनी प्रेजेंस में. सो जिस जीन ने एक्सप्रेशन रोका वो एपिस्टैटिक जीन, जिसका रुका वो हाइपोस्टैटिक जीन, राइट वो हाइपोस्टैटिक जीन. सो यहाँ डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, सो ए जीन इज डोमिनेंट इन इट्स होमोजाइगस स्टेट, इट इज डोमिनेंट इन इट्स हेट्रोजाइगस स्टेट. सो एपिस्टैटिक जीन ने हाइपोस्टैटिक जीन का एक्सप्रेशन रोक दिया, तो जब ये जीन इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये हाइपोस्टैटिक जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. सो इट्स फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज दैट एग्जाम्पल. चलिए, सो इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर, वेरी इजी, नीट 2013 का एग्जाम्पल है. इनहेरिटेंस स्किन कलर का किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यस बच्चों, बहुत इजी है. So the correct answer is polygenic inheritance. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं हम, है ना. अलग अलग फिनोटाइप आते हैं, बिल्कुल हम नहीं कह सकते पेरेंटल टाइप आएगा F1 में. जैसे अगर एक पेरेंट पूरी तरह से क्या है, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, 3 जीन्स कंसिडर करते हैं हम, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, तो F1 में हम कहते हैं ना डोमिनेंट पेरेंट का आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी, मुलेटो, राइट. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल देखते हैं हम. चलिए बच्चे, सो प्लियोट्रोपिक जीन क्या है? मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है ये? यस, it is going to control a trait in combination with another gene, going to control a multiple trait in an individual, is expressed only in primitive plants, is a gene involved during Pliocene. Very easy. Yes, I'm pretty sure you know the answer. Everyone in the chat box, quickly answer. वीडियो को like और share जरूर करना साथ में. Yes. So जब एक जीन, एक सिंगल जीन के मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है, मतलब एक जीन ने तुमको, एक टीचर ने तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब पढ़ा डाला. एक जीन के मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, मल्टीपल ट्रेट्स, वो क्या आ गया? प्लियोट्रॉपी. याद है एग्जांपल? सीकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देखते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल देखते हैं, राइट. फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल देखते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन. Which of the following pair is wrongly matched? Starch synthesis in P, multiple allelism, ABO blood grouping, codominance, exotype of sex determination, grasshopper linkage. Go with the option cancellation. Yes, go with the option cancellation. Of course, starch synthesis in P, it is not the example of multiple allelism. Starch का कैसे देखते हैं हम लोग? ये जीन है तो इस तरह से लेंथ. स्टार्च सिंथेसिस इन पी, किसका एग्जांपल आएगा? मल्टीपल एलिलिज्म का. किसका आएगा? जरा लगाओ दिमाग स्टार्च सिंथेसिस के लिए. हाँ जी, स्टार्च के साथ साथ ये एक और कैरेक्टर भी अफेक्टेड होगा, किसका एग्जांपल होगा? चेक करना, इसको इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सही है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? Again a very easy thing. जी फटाफट. और देख लो ये वाले क्वेश्चंस, देखा मेंडल लकी थे, जो भी कैरेक्टर सेलेक्ट किए साइड में प्रेजेंट थे, मतलब अलग अलग जीन्स पे थे. फटाफट जी, फटाफट. सो यहाँ पे आ गया 2x क्रोमोसोम. ये कह रहे हैं कि नॉर्मल, जैसे हमने हीमोफीलिया नहीं देखा, XX फीमेल डिफेक्टेड रहेगी. कब? हीमोफीलिया में तो खैर फीमेल डिफेक्टेड हो ही नहीं सकती क्योंकि वो लीथल कॉम्बो है, राइट. लेकिन ये
कैरियर तो हो जाएगी। फाइन। So which one of the following conditions of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? 2 X क्रोमोसोम है, राइट। सो अगर एक के ऊपर डिफेक्टिव अलील है, दूसरे के ऊपर नहीं है, फीमेल को बेनिफिट मिला 2 सेम X क्रोमोसोम होने का। चलिए, सो सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट मैच। रीसेंट क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। आप में से मुझे लगता है देखने वाले कुछ बच्चों ने पेपर ये दिया भी होगा। यू हैव टू गो फॉर द सेलेक्ट करेक्ट मैच। हमने डिस्कस भी किया है इसको। यस, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो प्लियोट्रॉपी भी है, और ये जो तुम्हारा शेप ऑफ द स्टार्च सिंथेसिस वाला है वो भी प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, पढ़ लेना दोबारा। सो ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है ऑटोसोमल, it is recessive, not the dominant one. It's the recessive one, right? So sickle cell anemia is the recessive one. So chromosome number 11 पर है। थैलेसेमिया बच्चे नहीं है, तो ये भी एक तरह से अनीमिया, लेकिन इसमें क्या है, क्वांटिटी हेमोग्लोबिन की अफेक्टेड है। चलिए, so the next is what is the genetic disorder in which an individual have an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? Yes बच्चे, quick. Of course, it is the example of Klinefelter syndrome. किसका example है? Trisomy का। 1 extra X chromosome is there. पता है ना, trisomy it's 2n plus 1. Here it is the trisomy of the X chromosome. So gynecomastia है जब मेल्स के केस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, राइट। मेल्स के केस में जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। चलिए, सो वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, यस, एक्स लिंक्ड है। जब पेडिग्री करवाया था ये भी समझाया था, तभी कहा था कि पेडिग्री से तोड़ मोड़ के क्वेश्चन आ जाता है, तोड़ मोड़ के क्वेश्चन आ जाता है। So what should be the correct answer here? यहाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल सकता है, no doubt, लेकिन एक्स लिंक्ड कब, क्रिस क्रॉस कब चलेगा, कब चलेगा क्रिस क्रॉस हमारे पास? देखो एक सिंपल सी बात है, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, फीमेल ने एक्स मेल को भी, सन को भी देना है और डॉटर को भी, राइट, डॉटर को भी। सो यहाँ पे इसीलिए बोथ सन एंड डॉटर है। कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे ऊपर स्पेसिफाइड है कि अ वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। चलिए, सो डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। Here the word is non-disjunction. Yes, बच्चों, what should be the correct answer? Klinefelter, Turner, sickle cell anemia, and Down syndrome. Autosomal is the word. Autosomal is the word. Focus there. नीट के पेपर में भी तुम्हें ऐसे ही बिल्कुल ध्यान से फोकस करना है। सो यहां देखो, डाउन सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन हुआ, एक जगह पे एक्स्ट्रा चला गया, एक पे कम चला गया, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम। लेकिन अब ये ऑटोसोमल है, ये दो भी थे, लेकिन ये क्या है, ऑटोसोमल तो नहीं है, दे आर रिलेटेड टू आवर सेक्स क्रोमोसोम्स, दे आर रिलेटेड टू आवर एलोसोम्स, और ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 11 अभी हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट, सो इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन being colorblind is, if a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is quite easy. Give it a try. 0, 0.5, 0.75, yeah, 1. Of course, it's 0. Why? Why? चलो यही सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे। कलर ब्लाइंड मैन, दिस इज द कंडीशन, नॉर्मल वुमेन, ओके, इज गोइंग टू, देयर सन, फादर इज गोइंग टू गिव Y chromosome to son,
और मदर तो नॉर्मल ही है, मदर का दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम गया वो तो नॉर्मल ही है। सो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तुम्हारी तसल्ली के लिए, तो डॉटर के पास आ गया सन फिर नॉर्मल, डॉटर सन फिर नॉर्मल, क्योंकि फादर इज गोइंग टू गिव वाई क्रोमोसोम, मदर इज गोइंग टू गिव एक्स क्रोमोसोम। सो मदर का एक्स क्रोमोसोम तो दोनों होमोजाइगस नॉर्मल कलर विजन के लिए, दैट इज व्हाई द आंसर इज 0। Isn't it easy? So which of the following most appropriately describes the hemophilia? Is it chromosomal disorder? Is it dominant gene disorder? Recessive या X-linked recessive? Word है most appropriately. So we know the correct answer. फटाफट बता दो चैट बॉक्स में। Yes. Speed up everyone. सारे बच्चे बातचीत नहीं, आपस में यहाँ ध्यान देंगे। Yes, of course, it is the X-linked recessive gene disorder. It is X-linked recessive gene disorder. Right, so a colorblind man marries a woman with normal sight who has no history of colorblindness in her family. What is the probability of their grandson? Colorblind is man, women क्या है? Normal. Right, कोई हिस्ट्री नहीं है कलर ब्लाइंडनेस की। सेम तरह का क्वेश्चन आया है, ग्रैंडसन में क्या प्रोबेबिलिटी रही? मैन इज कलर ब्लाइंड, पर ग्रैंडसन भी बोला है। यहां पे चलेगी बच्चे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो पहली प्रोजेनी अगर मान लो तुमने कंसिडर की, ध्यान से देखना, अब सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये, एक्स लिंक्ड डिजीज। सो अपने आप देख लो। राइट, अब इन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन। सो ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंडसन के केस में चांसेस आर देयर, राइट, 0.25, क्योंकि देखो भाई फीमेल हमने बोला, फीमेल के पास तो एक डिफेक्टिव एक्स आया ही आया, फीमेल के पास तो फीमेल तो अफेक्टेड हुई ही हुई। सो चांसेस हैं, चाहे एक नॉर्मल एक्स चला जाए एक डिफेक्टिव, तो यहाँ पे 0.25 है ग्रैंडसन में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, दैट इज व्हाई। सो एन abnormal human body with XXX chromosome was born due to fusion of 2 ova and 1 sperm, fusion of 2 sperm and 1 ovum, abnormal sperm in the father, formation of abnormal ova in the mother। या फादर में abnormal sperm बनेगा या फीमेल में? ऑफ कोर्स फीमेल में 2x है, नहीं सेपरेट हुए, ओवम में 2x आ गए, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला है, राइट, एन abnormal human baby with the XXX, फादर ने भी x दिया, दैट इज वाई। फादर y दे देता तो ट्रिपल y हो जाता ना, सो दैट इज वाई ओवा, राइट, दैट इज वाई ओवा। So a human female with Turner syndrome, 45 with XO, 1 addition X chromosome, exhibited male characteristic, is able to produce the children with normal husband. Yes? Of course, A Turners है, 45 क्रोमोसोम टोटल हो गए, एक क्रोमोसोम चला गया, मोनोजोमी हो गई, 2n-1 कंडीशन आ गई, राइट, क्या कंडीशन आ गई? 2n-1 कंडीशन आ गई, मोनोजोमी हो गई बच्चे, 45 क्रोमोसोम है। और वैसे अगर ऐसे लिखना हो ना, 44 प्लस एक्सओ लिखना, देखो 44 प्लस 1x 45, नॉर्मली 45, इन्होंने स्पेसिफाई किया है 45 क्रोमोसोम विद एक्सओ। चलिए, सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो हमने कितने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो अब बोलो कहां से हमने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रादर हम लोग अपने टॉपिक्स को मास्टर कर रहे हैं बच्चे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को हमारे जरूर करना, और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी रीड करना और ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, टेक केयर, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।